आप लोग बात बहुत करते हो, चुपचाप बैठ जाओ। पाटलिपुत्र आधुनिक इसको पटना कहा जाता है, जो बिहार में है। ये मगध साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र के बारे में ये बताते हैं, पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे है। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्गों के किनारे बसे थे। यानी कि पाटलिपुत्र जो पटना है, ये नदी मार्ग के किनारे बसे थे, गंगा नदी के किनारे। हम आपको एक बात बता रहे थे, जितने भी प्राचीन कालीन नगर थे, किसी न किसी नदी या समुद्र के किनारे बसे थे। इसका कारण था, उस काल में आवागमन के साधन के रूप में, यातायात के साधन के रूप में, संचार के साधन के रूप में जलमार्ग ही कारगर थे और कोई मार्ग हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। ना ही हमारे पास इतने संसाधन थे, ना ही इतनी तकनीक थी कि हम नए सड़क बना सके, आवागमन का कुछ वो देख सके। ये कुछ नहीं था, केवल और केवल जलमार्ग। एक बात तो मुख्य नगर जो होते थे वो जलमार्ग के किनारे या जल के स्रोत के किनारे होते थे, समुद्र या नदी के किनारे। एक कारण तो हो गया यातायात, दूसरा हो गया संचार, तीसरा उस समय खाद्य की जो समस्या थी। प्राचीन काल में खाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी वस्तु थी मछली, और नदियों से मछलियां प्राप्त हो जाती थी, ये जिसका एक प्रमुख खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता था। आप कोई भी इतिहास उठा करके देखेंगे, हर काल में मछली का प्रयोग खाने के लिए किया जाता रहा है। तो इस कारण से भी ज़्यादातर नगर नदी या फिर सागर के किनारे हुआ करते थे। एक और कारण है, उस समय हमारी तकनीक इतनी आगे नहीं थी कि पानी के लिए हम नलकूप या ट्यूबवेल या कोई और साधन हमारे पास होता। उस समय हमारे पास पीने का सीधा सीधा स्रोत था नदी। तो हम नदी के किनारे, ज़्यादातर मीठी नदी का जहाँ पानी होता था, वहाँ बहुत सारे नगर हुआ करते थे। आप ज़्यादातर नगरों के नाम लेंगे प्राचीन कालीन, तो वो किसी न किसी नदी के किनारे ही रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र के किनारे जो नगर हैं वो पानी का प्रयोग समुद्र का करते होंगे, ऐसा नहीं है। समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता है, वो केवल जल मार्गों के कारण ही नगर वहाँ बसाए गए थे, समुद्र मार्गों के किनारे। हम पटना की बात करते, पटना गंगा नदी के किनारे है। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। उज्जैनी जो कि इसको प्राचीन काल में अवंतिका नाम कह करके इसको संबोधित करते थे, अवंतिका। उज्जैनी का नाम क्या था? अवंतिका। और ये भूतल मार्ग के किनारे है। यहाँ कोई इतनी बड़ी नदी है, नदी जरूर है, यहाँ क्षिप्रा नदी अभी प्रवाहित होती है इस नगर के बीचों बीच से। और यहाँ एक शंकर भगवान का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग अनादिकल्पेश्वर महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर। तो उज्जैनी, यहाँ पर भी एक नदी है क्षिप्रा, लेकिन ये भूतल मार्ग से जुड़ा था। समतल क्षेत्र में है इसलिए ये भूतल मार्ग से जुड़ा था, जो कि भूतल मार्ग से जुड़ा था।
इसके अलावा पुहार जैसे नगर, इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट से पर थे। समुद्र तट पर थे। हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं नगरों की। उस समय और नगर नहीं थे। हम कह दे उस समय मुंबई था, कोलकाता था या फिर चेन्नई था, ये नगर उस समय नहीं थे। इन नगरों का इतिहास हम आपको फिर से बताएंगे, कहाँ ये कैसे बने। ये मुंबई, कोलकाता और मद्रास या चेन्नई ये गांव थे, मछली पकड़ने वालों के गांव, मछुआरों के गांव थे ये नगर तो बाद में बने हैं, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे इनको, लेकिन ईसा पूर्व में इनका कोई अस्तित्व नहीं था। तट पर थे जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। एक और हम आपको बताएं, मथुरा वैसे तो यमुना नदी के किनारे है, लेकिन मथुरा संस्कृति का केंद्र रहा है। मथुरा संस्कृति का केंद्र रहा है। मथुरा कृष्ण महाभारत कालीन अगर हम देखें तो उस समय का ये रहा है, संस्कृति का केंद्र है। तो इसे संस्कृति नगर में भी हम ले सकते हैं मथुरा को। मथुरा जैसे अनेक नगर व्यावसायिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। जीवंत केंद्र थे। पाटलिपुत्र के बारे में हम आपको बताएं, जिसका नाम पटना है, बिहार की इस समय राजधानी है। इसके का इतिहास हम आपको बताते हैं। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटल ग्राम नाम के एक गांव से हुआ। एक गांव था ये पाटल ग्राम। पाटलिपुत्र का नाम पहले क्या था? एक गांव था पाटल ग्राम। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में, यानी ईसवी सदी से 500 साल पहले मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया। पहले मगध साम्राज्य की राजधानी राजगाह थी, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसको राजा का घर या राजगृह या राजगाह कहा जाता था, और मगध की राजधानी राजगाह थी। इसके बाद मगध के शासकों ने पाटल नाम का जो गांव था, पाटल ग्राम जो था, उसको बस्ती बनाने का निर्णय लिया और इसी को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया और इसका नाम बदल दिया। और इसका नाम क्या दिया? पाटल ग्राम का नाम क्या हो गया? पाटलिपुत्र। इसका नाम बदल के रख दिया पाटलिपुत्र, और गांव का क्या कर दिया उन्होंने? बस्ती बना दी और मगध की राजधानी भी बना ली। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। जैसे जैसे 4वीं शताब्दी आई तो ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया का सबसे बड़ा राज्य बन गया, सबसे बड़ा नगर बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया जब चीनी यात्री स्वयं त्सांग 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया तो इसे यह नगर खंडहर में बदला मिला। एक चीन का यात्री भारत की यात्रा पर आया था और उसका नाम था स्वयं त्सांग। स्वयं त्सांग जब भारत आया तो इसको वो नगर खंडहर मिला, छीण मिला, कुछ नहीं मिला उसको, केवल खंडहर मिले उसको। और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। वर्तमान में
पाटलिपुत्र का नाम पटना है जो बिहार की राजधानी है। अगला हमारा आता है 6.2 नगरीय जनसंख्या। यहां से हो जाएगी नगर और अब आएगी नगरीय जनसंख्या 6.2। नगरीय जनसंख्या। संभ्रांत और शिल्पकार। संभ्रांत का मतलब होता है सभ्य, जो नगर में रहते हैं वो नागरिक सभ्य माने जाते हैं। नगर कैसे बने, आपको ये शायद पढ़ा हो आपने, नगर कैसे बने और नगर में रहने वालों को नागरिक क्यों कहा जाता है। हमारी प्राचीन कालीन जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं नगरों में ही विकसित हुई हैं। जब संभ्रांत लोग, सभ्य लोग पहले नगरों में ही निवास करते थे, इसलिए इनका नाम नगर और उनके निवासियों का नाम नागरिक पड़ा। यहाँ पर हम देखें संभ्रांत अर्थात सभ्य लोग और शिल्पकार, यानी जो शिल्पी होते थे, मूर्तिकार होते थे, शिल्प कर्म करते थे, वो सब संभ्रांत कहलाए। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा, हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। कहाँ रहते थे? किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर यानी जहां राजा रहते थे वो किलेबंद जगह पर रहते थे जहां उनकी सुरक्षा हो सके। किले का काम क्या होता था? युद्ध के लिए प्रयोग करना। तो ऐसा भवन जिसका उपयोग हम समर के लिए, युद्ध के लिए करते हैं, सुरक्षा के लिए करते हैं, वो किले कहलाते। तो किलेबंद जगह पर राजा लोग रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है। हम चाहें कि अधिकांश स्थलों पर खुदाई करें तो खुदाई करना व्यापक रूप से संभव नहीं है। रूप से संभव नहीं है। क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। यानी हम खुदाई करने की कोशिश करें कि यहाँ को ज़मीन के नीचे कुछ निकले, कोई महल निकल आए, कोई किला निकल आए, कुछ और भी हमें प्राचीन अवशेष मिल जाएं, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि आज लोग यहाँ रहते हैं। अगर किसी का मकान बना है उसके ऊपर और हम वहाँ खुदाई करें तो ये उचित नहीं होता है। तो हम हर जगह खुदाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें यहाँ से विशेष प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन फिर भी हमें यहाँ से पुरावशेष
प्राप्त हुए हैं। खुदाई नहीं भी हो पाई, फिर भी हमें बहुत सारे ऐसे पुरावशेष प्राप्त हो गए जिनके आधार पर हम इतिहास में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे, उनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं जिन पर चमकदार कटोरे और थालियां मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। उन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। उन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। ये कलई जानते किसे कहते हैं? कलई का मतलब होता है किसी भी वस्तु को सुंदरता प्रदान करने के लिए एक लेप लगा देना। किसी भवन को पोतने देते हैं, वो भी कलई है। किसी धातु के पात्र पर हम कोई धातु की लेप लगा देते हैं और उसमें चमक आ जाती है, वो भी कलई है। तो कलई का मतलब कोई एक विशेष वस्तु नहीं है, विशेष लेप नहीं है। इसका मतलब है किसी भी पात्र पर, जिसको हम अंग्रेजी का शब्द पॉलिश यूज करते हैं, वो सब कलई की श्रेणी में आते हैं। चाहे वो लकड़ी पर हो, धातु पर हो, मिट्टी के बर्तन पर हो या फिर भवन पर हो, ये सारी चीज़ें कलई की श्रेणी में आते हैं। और कलई का मतलब होता है एक आवरण, वास्तविकता छिपाने के लिए, वस्तु की जो वास्तविकता है उसको छिपाने के लिए जो आवरण हम ऊपर से चढ़ा देते हैं वो कलई कहलाते हैं। एक हिंदी साहित्य में शब्द आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है, परीक्षा। ये परीक्षा शब्द नामक शब्द, 3 अक्षर का जो परीक्षा नामक शब्द है, इसमें तीनों लोकों की बला भरी है। किसमें? परीक्षा नामक शब्द में तीनों लोकों की बला भरी है। क्योंकि हम जैसे चेतन प्राणी तो क्या, जब जड़ सोने को परीक्षार्थ कसौटी पर रखा जाता है तो वो भी थर थर कांपता है। देवता भी डरते हैं कि हमारी कलई ना खुल जाए। यहाँ कलई खुलना एक मुहावरा है। कलई खुलने का मतलब है जो वास्तविकता को छिपाए हुए है हमारी, वो कहीं खुल के ना आ जाए, वो हट ना जाए और हमारा सही स्वरूप, सही चेहरा सामने आ जाए सबके। बड़े बड़े धर्मार्थ शास्त्रार्थ करने वाले पांडित्य जो होते हैं वो डरते हैं कि शास्त्रार्थ करें तो हमारी कलई ना खुल जाए, हमारा भेद ना खुल जाए कि हमारे अंदर क्या है। चूंकि ज्ञान सागर है और ज्ञान सबके पास इतना नहीं होता है, हर व्यक्ति इस बात से डरता है। तो परीक्षा शब्द जो है उसमें तो हम और आप तो छोड़ो, चैतन्य प्राणी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, जड़ सोने को जब परीक्षार्थ कसौटी पर रखा जाता तो वो भी कांपने लगता है, पिघलाया जाता है ना उसको। सोने को जब गलाते हैं तो वो तरल हो जाता तो वो भी कांपता है। परीक्षा ऐसा शब्द है, इसमें तीनों लोगों की बला है। हम लोग तो छोटी सी चीज़ें परीक्षा के लिए, लेकिन आप लोग मजबूत रहो, डरना नहीं है। संभवतः इनका उपयोग इतिहास में संभवतः ही होता है, निश्चित तो है नहीं, किसी ने देखा तो है नहीं। संभवतः इनका उपयोग, यानी जो कलई वाले पात्र थे इनको कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता था। इनका उपयोग अमीर लोग किया करते थे। इनका उपयोग अमीर लोग किया
करते थे। साथ ही सोने चांदी, यहाँ करते होंगे कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, करते होंगे, अपन संभावना व्यक्त कर रहे हैं, अमीर लोग इनका प्रयोग करते होंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। साथ ही सोने चांदी सोने चांदी कांसा, कांस तांबे हाथी दांत, कांसा लिख के ठीक, कांस तांबा हाथी दांत। हाथी दांत को पहले भी अमूल्य वस्तु माना जाता था, आज भी इसको अमूल्य वस्तु माना जाता है। हाथी दांत, इसके आभूषण बनते हैं और ये बहुत ही मूल्यवान वस्तु के अंतर्गत आता है। हाथी दांत कहा जाता है, हाथी जिंदा लाख का और मरे तो 1.25 लाख का, उसकी हड्डियां बिक जाती हैं, उसके दांत बिक जाते हैं तो वो महंगा माना जाता है। हाथी का दांत बहुत महंगा होता है। आपने कभी हाथी देखे हो जो महावत लेके आते हैं हाथी, या सर्कस के जो हाथी होते हैं उनके दांत कटे होते हैं। दांत इसलिए काट दिए जाते हैं, 2 उसके कारण है। एक तो वो महंगा होता है तो काट के बेच भी दिया जाता है, दूसरा ये होता है कि दांत यदि उसका रहेगा तो तीखा रहेगा, किसी को शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, शीशे जैसे तरह तरह के गहने, इन मूल्यवान धातुओं से गहने बनाए जाते थे। बर्तनों का तो हमने देख लिया कि बर्तन कैसे होते थे, इन पर कलई चढ़ी रहती थी बर्तन पर, और इनका प्रयोग अमीर लोग करते थे। और साथ ही सोना, चांदी, कांस, तांबा, हाथी दांत, शीशा इत्यादि से बने हुए गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। सीप और पक्की मिट्टी मिली है। भूगोल आया था वहाँ से भूगोल आया, रौनक का है। हाँ ठीक है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व जैसे आई तो आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक, दानात्मक मतलब दान किए हुए अभिलेख प्राप्त होते हैं। ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए जो दान किए गए हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उनके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। दाता के नाम के साथ साथ उनके व्यवसाय का भी उल्लेख मिला है। आपको दानात्मक अभिलेख आप लोगों ने देखे कभी? हम बताते हैं। आप किसी मंदिर पर जाएं और मंदिर पर जाकर के देखते हैं लिखा होता है कि ये घंटा श्री बांके बिहारी गुप्ता सुपुत्र श्री राधे श्याम गुप्ता, सबका नाम, ग्राम, तहसील, सब कुछ लिखते हैं उस पर, के द्वारा प्रदान किया गया है, भेंट किया गया है, सन भी लिख देते हैं। तो इनको कहा जाता है दानात्मक अभिलेख। इसको क्या कहा जाता है? दानात्मक अभिलेख। कोई तीर्थ स्थान पर कोई धर्मशाला बनवा देता है तो लिख दिया जाता है कि ये उनकी स्मृति में उनके सुपुत्र इनने इससे बनवाया है, और सन भी लिख दिए। तो ये दानात्मक अभिलेख कहलाते। दान की हुई वस्तु को एक अभिलेख के रूप में रखना।
तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी जो कपड़े धोते हैं, बुनकर जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, लिपिक जो लिखने का काम करते हैं, बढ़ाई जो लकड़ी का काष्ठ कर्म करते हैं, कुम्हार हैं मिट्टी के घड़े इत्यादि बनाते हैं, स्वर्णकार जो सोने नामक धातु से काम करते हैं, लौहकार जिनको हम लोहार बोलते हैं, ये लोहे का काम करते हैं, अधिकारी जो शासन में अधिकारी हुआ करते थे, धार्मिक गुरु जो धर्म के उपदेश देने वाले गुरु होते हैं, व्यापारी, आज हमारे समाज में गुरु परंपरा देखो कितनी आगे है। गुरु वो होता है जो शिक्षा देता है। यदि गुरु एक शब्द भी आपको, एक अक्षर भी सिखा देता है तो धरती पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके बदले में उसका ऋण चुकाया जा सके। लेकिन एक जो शिक्षक होता है आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, वो भी गुरु है। और एक होता है धार्मिक गुरु। धार्मिक गुरु क्या करता है, आपको एक मंत्र कोई किसी उसका कान में फूंक देता है और हम शिक्षक से ज़्यादा उसका सम्मान करते हैं। बस इतना है कि वो धार्मिक गुरु है, धर्म से जुड़ा है। जबकि शिक्षा सही आपको कौन दे रहा है, शिक्षक दे रहा है। शिक्षक की तुलना में उसका स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसका स्थान उस समय महत्वपूर्ण था जब हमारे पास कुछ था नहीं सीखने को, हमारे पास ऐसे शिक्षक नहीं होते थे, पहले वही हुआ करते थे। तो आज के हम आपको वो बता रहे हैं जो आज का हमारे समाज में प्रचलन है। तो धार्मिक गुरु होते थे, तो उस समय की बात है। धार्मिक गुरु, व्यापारी जो व्यापार करते हैं। व्यापारी कौन होते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। और जो ऐसा करता है वो व्यापारी होता है। व्यापारी उत्पादक नहीं होता है, व्यापारी तो केवल इधर की उधर करता है। इधर से वस्तु खरीदी, सस्ते में महंगे में बेच दी, लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु को इधर से उधर बेचना, क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता। तो व्यापारी। और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। कभी कभी उत्पादकों व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा गया है। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी। ये क्या करते थे, पहले कच्चा माल खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच दे। यानी पहले कच्चा माल खरीदा, उनसे फिर सामान तैयार किया और बाजार में बेच दिया। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया हो। यानी उस समय जो शिल्पकार थे, नगर में रहने वाले जो संभ्रांत लोग होते थे, इनके कहने पर, इनकी मांग पर जो वो वस्तुएं बनाते थे, इसके लिए लोहे के उपकरण बना करके वस्तुएं बनाने का कार्य शुरू कर दिया हो उस समय।